ऑल ऑफ यू। तो आज हम नवीं कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की स्पर्श भाग 1 उसका सिलेबस देखने वाले हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है स्पर्श भाग 1। ओके, हाँ, कक्षा 9 के लिए हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक। इसका जो सिलेबस है आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो जो सिलेबस है इस तरह से है, देखिए। हाँ, स्पर्श भाग 1। ओके, तो इस तरह से अगर हमने देखा इसका सिलेबस, हाँ देखिए, पाठ सूची, गद्य का पठन पाठन। यहाँ पर जो गद्य खंड है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। यशपाल जी का दुख का अधिकार, बचेंद्री पाल का एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, तीसरा है शरद जोशी का तुम कब जाओगे अतिथि, और चौथा है धीरज मालवीय जी जिसके लेखक है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का जो पाठ है वो होगा। उसके बाद 5 नंबर का गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा धर्म की आड़, बहुत बढ़िया चैप्टर है धर्म की आड़, हम देखेंगे। उसके बाद स्वामी आनंद शुक्र तारे के समान, ये जो पाठ है ये भी गद्य खंड में है। उसके बाद काव्य खंड की चर्चा की जाए, कविता का पठन पाठन, तो रायदास जी के जो दोहे है पद है वो देखेंगे हम। रहीम के दोहे पद वो भी, नज़ीर अकबरवादी की आदमी नामा ये कविता, सियाराम गुप्ता जी की एक फूल की चाह, बहुत बढ़िया कविता है, ये भी हम देखने वाले। रामधारी सिंह दिनकर जी की गीत अगीत, और हरिवंश राय बच्चन जी की अग्निपथ, ये कविताएं। अरुण कमल जी की नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ, ये कविताएं हैं। तो आज सबसे पहले हम जो यशपाल जी का जो पाठ है दुख का अधिकार, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलते हैं दुख का अधिकार पाठ की ओर। स्क्रीन के ऊपर आपको पाठ का जो नाम है, गद्य खंड में से आपको पाठ का नाम दिखाई दे रहा होगा। हाँ, यशपाल जी का जो यहाँ पर देखो उनका फ़ोटो, यशपाल जी का, उनका जन्म 1903 में हुआ है। यशपाल जी का जन्म फिरज़ापुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियाँ हैं देशद्रोही, पार्टी कमरेड, दादा कमरेड, झूठ सच था मेरी, झूठ सच था मेरी, तेरी उसकी बात, सभी उपन्यास, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, सभी कहानी संग्रह, और सिंहावलोकन आत्मकथा, बहुत बड़ी सिंहावलोकन की जो आत्मकथा है बहुत बढ़िया है, आपको अगर बुक मिले तो पढ़िए। तो इनका जो परिचय यहाँ से होते हुआ आपने देखा, तो पाठ का जो नाम है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, दुख का अधिकार। तो इस पाठ में आज हम देख रहे हैं दुख का अधिकार। यशपाल जी ने बहुत बढ़िया, और यशपाल जी द्वारा जो रचित प्रस्तुत कहानी है, कहानी ही समझेंगे इसको, दुख का अधिकार। आपको टाइटल से ही समझ में आ रहा होगा कि दुख मनुष्य का जो अधिकांश भाग होता है, सुख दुख ये जो भाग होते हैं, इसके बारे में आज इस पाठ में हम देखने वाले हैं। तो दुख का अधिकार यशपाल जी का जो पाठ है, पहला चैप्टर है, तो देखते हैं पाठ के बारे में। यशपाल द्वारा रचित प्रस्तुत कहानी शिक्षा की कमी से गांव में फैले अंधविश्वास सहित उच्च नीच के भेदभाव तथा धनी लोगों की हृदयहीनता को बेनकाब करते हुए गरीबों की मजदूरी और उनके दर्द को खूबियाँ बयान करती है। ये कहानी मनुष्य की पोशाक उन्हें भिन्न श्रेणियों में बांट देती है ना। तो यशपाल द्वारा रचित ये कहानी लोगों में शिक्षा की कमी, यानी जिसको बोलेंगे शिक्षा की कमी की वजह से ये सारी दिक्कतें हमें दिखाई देती है। अंधविश्वास, शिक्षा की कमी होंगी तो फिर अंधविश्वास समाज में ज़्यादा फैल जाता है, भेदभाव की जो भावना है वो बढ़ जाती है, और इसको ही बेनकाब करते हुए गरीब
गरीबों की मजदूरी और उनकी दर्द को खूबियाँ उनकी खूबियाँ को बयान यशपाल जी ने इस दुख का अधिकार पाठ में किया। इसमें कोई दो मत नहीं है कि दुख अमीर और गरीब सभी को समान रूप से प्रभावित करता है। शोक में अमीर और गरीब सभी लाचार बन जाते हैं, परंतु दुख के इन कठिन पलों में सम्भ्रांत वर्ग के साथ पूरा समाज शोकमग्न दिखाई देता है, जबकि निर्धन व दीनहीन वर्ग को शोकग्रस्त होते हुए भी मजबूरी में जब आजीविका चलाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है तो समाज के लोग उन पर क्या ताने मारते हैं या समाज में क्या उनकी स्थिति होती है वह हम देखते हैं। तो पाठ की शुरुआत होती है। कहानी की भूमिका में लेखक ने पोशाक, देखते मनुष्य की पोशाक उन्हें भिन्न श्रेणियों में बांट देती है। यहाँ से कहानी की स्टार्टिंग होती है। कहानी की भूमिका में लेखक ने पोशाक अर्थात वस्त्र की उपयोगिता के बारे में बताया है कि बताते हुए कहते हैं कि पोशाक समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करते हैं। पोशाक यानी वस्त्र जो होते हैं मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करते हैं। और कई बार पोशाक के कारण व्यक्ति को अनजाने ही कई सुविधाएं मिल जाती है, यानी उसकी पोशाक से ही उसको जो सुविधा है मिल जाती है। किंतु कभी कभी जब मनुष्य अपने से नीचे श्रेणी के लोगों के दुख दर्द को समझना चाहता है तब यह पोशाक अर्थात हमारी सामाजिक हैसियत हमें ऐसा करने से रोक देती है। और समाज में जिस प्रकार यह फैली है, यानी वस्त्र या किसी के कपड़े अच्छे देखकर उसको यानी शिक्षित समझना ये गलत बात है, यानी पोशाक के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। जिस प्रकार हवा की लहरें कटी पतंग को एकदम ज़मीन पर नहीं गिरा देती, उसी प्रकार हमारी पोशाक हमें अपने से नीचे श्रेणी के लोगों की करीब जाने से रोक देती है। लेखक को भी ध्यान आता है कि एक बार वह फुटपाथ पर खरबूजे की टोकरी के पास बैठकर फफा कर रोती हुई बुढ़िया के पास पोशाक के कारण ही नहीं जा पाए, जबकि उसकी रुलाई से व्यथित होकर वह उसके पास बैठकर उसके दुख दर्द को समझना चाहते थे, लेकिन उस बुढ़िया की पोशाक देखकर या बुढ़िया की जो वस्त्र है गंदे हैं ये देखकर लेखक भी उसकी व्यथा जानने के लिए उसके करीब जाना चाहते थे, लेकिन उसकी व्यथा को समझने के लिए उसके करीब नहीं गए। यह होता है जो पोशाक जो है मनुष्य को दूरियां पैदा करती है। आगे देखते हैं। कहानी में खरबूजे बेचने के लिए फुटपाथ पर बैठी फुट कर रोती इस बुढ़िया को समाज के लोग बहुत बुरा भला कह रहे थे। उसकी मजबूरी को जाने बिना ही वह उनकी नज़रों में नीच और बेहया हो गई थी, क्योंकि वह अपने एकलौते पुत्र की मृत्यु के अगले ही दिन खरबूजे बेचने निकल पड़ी थी। बाजार में आसपास की दुकानों पर पता लगाने से लेखक को ज्ञात हुआ कि बुढ़िया की 23 साल का एक नौजवान बेटा था, जो शहर के निकट 1.5 बीघा ज़मीन यानी 1.5 एकड़ ज़मीन पर कचहरी मतलब साग सब्जियां वगैरह लगाता था, फल सब्जियां की खेती करता था, फल सब्जियां उगाता था, है ना, करके अपने परिवार का उधर निर्वाह करता था, खेती कर अपना उधर निर्वाह। एक दिन सुबह सवेरे बेलों से खरबूजे तोड़ते समय उसका पैर मेड़ की तरवट में एक दिन सुबह सवेरे बेलों से खरबूजे तोड़ते समय उसका पैर मेड़ की तरवाट में आराम करते हुए सांप पर गिर पड़ा। यानी एक दिन वो खरबूजे तोड़ रहा था और तोड़ते समय क्या हो गया, उसे थोड़ा आराम करना था। आराम करने के लिए जो तरवट है, दोनों खेतों के बीच की जो ये होते हैं, जो हम इसको मराठी में बांध कहते हैं, दोनों बीच को जो तरवट होती है उसमें वो लड़का आराम करने के लिए रुकता है। लेकिन क्या होता है, अचानक सांप पर उसका पैर गिर जाता है। सांप के डसने से ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बुढ़िया माँ ने सांप के जहर को उतारने के लिए ओझ को बुलाया, यानी जो तांत्रिक मांत्रिक होते हैं उन्हें बुलाया, नाग देवता की पूजा करवाई, किंतु इन उपचारों से भगवान को बचाया न जा सका। यानी इन उपचारों से भी उस बच्चे को या उस लड़के को, उस बुढ़िया के बेटे को नहीं बचाया जा सका। भगवान के अंतिम संस्कार के लिए घर में कुछ नहीं बचा था, यानी उसका नाम जो भगवान है लड़के का, उसके अंतिम संस्कार के लिए भी बुढ़िया के पास कुछ नहीं था। इसलिए बुढ़िया जो है, जो उस भगवान की जो माँ है, उस बेटे की जो माँ है, अपनी छन्नी कंकन बेचने पड़े,
उसे अपनी छन्नी कंकन जो भी है घर में जो सामान है उसे बेचना पड़ा। भगवान की विदाई के बाद घर में कुछ न बचा था। सुबह बुढ़िया ने जब भूख से बिलबिला अपने पोता पोती को और बुखार से तपती अपनी बहू को देखा तो वह अपने आप को रोक न सकी और एक दिन पहले भगवान जो उनका लड़का है जो गुजर चुका है और जो जिसने खरबूजे टोकरी में तोड़कर फुटपाथ लाए थे वही टोकरी लेकर फुटपाथ पर वो बुढ़िया जाकर बैठती है। भगवान के चले जाने के बाद उसे उधार कौन देता है। बाजार में आने के बाद भी वह शोकमग्न थी, इसलिए खरबूजे के पास बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। आगे बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस में रहने वाली एक सम्राट धनी महिला की याद आई। इस महिला का भी पुत्र शोक से यानी पुत्र मर गया था। पुत्र के शोक में वो महिला डेढ़ महीने तक अपने पलंग से नीचे नहीं उतरी थी। 15 मिनट बाद उसे मूर्छा आ जाती थी और हमेशा आने पर वह पुत्र वियोग में बिलबिला रही थी। यानी दुख था वो, यानी इतना ये थी, लेकिन वो बड़े घर की थी इसलिए उसका इलाज हो चुका, लेकिन तथा उसके सिरहाने उसकी देखभाल के लिए 2 डॉक्टर बैठे रहते थे। उसके शौक से पूरा शहर दुखी हो उठा था, जबकि बुढ़िया की मजबूरी को न समझकर सब उसका उपहास उड़ा रहे थे। दोनों महिलाओं के शौक में ये जो समान थे, दोनों के बेटे मरे थे, लेकिन इनका जो अंतर है, एक गरीब है और एक धनी है। किंतु जहाँ सम्राट महिला के दुख पर पूरा नगर दुखी था, वही बुढ़िया को सभी बेहया व नीच समझ रहे थे। शोक में समानता के बावजूद समाज के व्यवहार और जीवन की मजबूरियों को देखकर लेखक सोच रहे थे, शोक करने या गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए और दुख होने का भी एक अधिकार होता है ना। अगर किसी को दुख मनाना है या किसी को कुछ ये करना है तो उसका भी एक ये होता है। दुख के लिए भी मनुष्य का अधिकार होना ज़रूरी है। हमने ये पाठ देखा है, यानी दुख अमीर और गरीब सभी को समान रूप से प्रभावित करता है, परंतु दुख के इन कठिन पलों में सम्राट व्यक्ति के साथ पूरा समाज शोकमग्न हो जाता है, जबकि गरीब के शोक मग्न पर समाज उसकी मजबूरियों का कोई असहास नहीं करता, उसका ये नहीं करता, उल्टा क्या करते हैं उसे बुरा भला कहते हैं। लेकिन जो धनी है उसमें लोग समाज उसका ये करता है। यानी देखा इस तरह से पोशाक समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के दुख का भी एक तरह से भाग होता है, अलग अलग भाग होते हैं। लेखक भी पोशाक के कारण चाहकर भी फुटपाथ पर खरबूजे की डालिया के पास बैठकर फुफा कर रो रही बुढ़िया की व्यथा जानने के लिए उसके पास नहीं जा पा सके। बुढ़िया को एक लौता जवान बेटा था जिसे सांप ने काट लिया और मर गया, है ना। इसका ये दुख किस तरह से यानी समाज के लोग उसके व्यवहार के लिए उसको यानी कल ही बच्चा मरा है, कल ही बेटा मरा है और वो आज खरबूजे बेचने आई है, इस तरह से समाज के आसपास के लोग उसे बुरा भला कहते हैं, यानी उसकी मजबूरी को भी नहीं समझ पाते हैं। सम्राट महिला और जो धनी महिला है उसका भी बेटा मर चुका था, लेकिन वो 1.5 महीने पलंग से नीचे नहीं उतरी थी, है ना। शोक मग्न होती, शोक में अपने बेटे के दुख में मग्न थी, है ना, बेहद। तो फिर इस तरह से डॉक्टर ने उसका ख्याल किया, यानी देखभाल की, घर वालों ने की, लेकिन उनके पास पैसा था, सभी था, लेकिन ये महिला इसकी कमज़ोरी ये थी कि वह एक समाज वर्ग की है और गरीब रहती है। और बुढ़िया माँ और सम्राट महिला के उदाहरण से लेखक को लगता है कि दुख मनाने का भी एक अधिकार होता है, और यह अधिकार उसी को प्राप्त होता है जिसके पास सहूलियत होती है, जिसके पास समय है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है। ऐसा लेखक को लगता है वही दुख अपना मना सकता है। यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इसका प्रश्नाभ्यास आप देखेंगे तो इस तरह से है। मौखिक प्रश्न है, ये आपको नोटबुक में लिखना है। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। इसका आपको लिखना है। प्रश्नाभ्यास में मौखिक प्रश्न लिखना है, उसके बाद जो है दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर लिखित प्रश्न क ख ये दोनों लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए, ये भी लिखना है। और उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए, ये भी आपको पूरा करना है। और एक बार देखिए नीचे आपको दिख रहा है ग निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको प्रश्न अभ्यास पूरा करना है।
यहाँ तक ग तक आपको ये जो है ये पूरा करना है। समझ में आ गया? अगर पाठ अगर समझ में नहीं आया तो फिर से हम पाठ का जो लाइव सेक्शन होने वाला है उसके माध्यम से हम जो पाठ का पुनः अवलोकन है वो देखने वाले हैं। ये दुख का अधिकार यहाँ पर यशपाल जी का बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, वो यहाँ पर समाप्त होता है ना। तो चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताई, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर दिख रहे हैं। फिर से एक बार बताता हूँ, ये आपको लिखना है। मौखिक प्रश्न भी लिखना है चैप्टर का, चित्रा से नाम वगैरह डालकर। ओके, ये आपको लिखने हैं। उसके बाद मौखिक प्रश्न होने के बाद लिखित प्रश्न है क, ख और घ। ये आपको यहाँ से लिखने हैं। ओके, वीडियो में दिख रहा है। ओके, अगर इसका जो ये है PDF जो है वो भी आपको डाला जाता है, व्हाट्सएप पे डाला जाएगा, उसके माध्यम से आप उसको पूरा कंप्लीट करें। ओके, बाय, सी यू।